हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर कराने जा रहा हूं। इंटरनेशनल बिजनेस का ये लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स ऑफ एंट्री की बात की थी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ता है उसकी बात की थी, फीचर्स की बात की थी, मल्टीनेशनल कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी इन सब की बात की थी, है ना, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, वेरियस स्टेजेस अप्रोचेस ऑफ ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस और EPR फ्रेमवर्क। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। वेरियस स्टेजेस अप्रोचेस ऑफ ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस और EPR फ्रेमवर्क, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस को फटाफट खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का लास्ट लेक्चर है ये, फर्स्ट चैप्टर का। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट कह रहा है वेरियस स्टेजेस या अप्रोचेस ऑफ ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस या फिर अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर अप्रोचेस आ सकता है या फिर वेरियस स्टेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, या फिर एक और नाम है EPR फ्रेमवर्क। अगर ये आ जाए तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे जो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं। एथनिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच और एक दो अप्रोच और होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टेजेस हैं जिससे इंटरनेशनल बिजनेस क्या है इन्फ्लुएंस करता है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का जो मॉडल है वो किस फ्रेमवर्क पे काम करता है, इंटरनेशनल बिजनेस किस तरीके पे काम करता है वो बता रखा है, किस अप्रोच पे काम करता है। तो अलग अलग तरह की अप्रोच हैं। पहला है एथनिक सेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है ये किस पे फोकस करती है, एक डोमेस्टिक कंट्री के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे फोकस करती है। मतलब अगर कोई कंपनी, जैसे हमारे देश की कोई कंपनी है, वो बाहर देश में भी प्रोडक्ट सेल करेगी तो वो हमारे देश के प्रोडक्ट, हमारे देश के कल्चर के हिसाब से ही बाहर देश में प्रोडक्ट सेल करेगी, वहाँ के कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापानीज़ कंपनी का, जैसे कि निशान जो कार्स मैन्युफैक्चर करती है वो जापानीज़ कंपनी है और वो जापान के हिसाब से बनाती है, इंडिया के हिसाब से नहीं बनाती। इस वजह से उसकी सेल इंडिया में कम रहती है। आप देखोगे पतंजलि भी एथनिक सेंट्रिक का एक अप्रोच का एग्जाम्पल है, क्योंकि पतंजलि आयुर्वेदिक सामान बेचती है जो इंडियन कल्चर के हिसाब से वो बनाती है, और वो अमेरिका में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी पतंजलि एक्सपोर्ट करती है अपना सामान। सो बेसिकली एथनिक सेंट्रिक का मतलब डोमेस्टिक कंट्री के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से सामान बनाना, और इंटरनेशनल कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेकेंडरी डिमांड होता है, उनका सेकेंडरी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये स्मॉल कंपनीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक कंट्री के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से सामान बनाओगे तो फॉरेन कंट्री में वो ज़्यादा ना चल पाए, इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के बारे में। इसका फोकस बेसिकली किस पे होता है, ये कह रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन कस्टमर और डिफरेंट कंट्रीज़। मतलब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे वो फोकस करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे मैकडोनल्ड एक बेस्ट एग्जांपल है इस पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का, क्योंकि पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर मैकडोनल्ड्स जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं वो वहाँ के हिसाब से उस बर्गर का या उस आइटम का नाम रख देता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका में कोई बर्गर खाओगे तो उसको बोलते हैं बेसिकली वहाँ पे हैमबर्गर एक टर्म है जो बर्गर को बोला जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड उसी बर्गर को आलू टिक्की बर्गर के नाम से जानते हैं। सो ये अलग अलग मैकडोनल्ड क्या करता है, अलग अलग कंट्री के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करता है। दे डेवलप द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्री के डिमांड के हिसाब से, फॉरेन कंट्रीज़ के अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोकल मार्केट के हिसाब से वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रीजियोनोसेंट्रिक अप्रोच का। अब एक रीजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब है जब गुड्स डिफरेंट रीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब डिफरेंट रीजन का मतलब मैं आपको बताऊं, कई सारी कंपनीज जैसे फेस वॉश कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट रीजन के हिसाब से सामान बनाती है। फेस वॉश कंपनी मतलब क्रीम वाली कंपनी जैसे आप लगा लीजिए, क्योंकि फेस वॉश कंपनीज़ में आप बांग्लादेश में जिस तरह की ऐड देखेंगे वैसी ही ऐड लगभग सिमिलर होती है इंडियन एड्स के कंपैरिजन में। और तो ये एक रीजन के हिसाब से वो गुड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एशिया रीजन को वो अलग देखेंगे,
क्या कहते हैं, रीजन के हिसाब से वो अलग देखेंगे, एशिया को अलग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को अलग देखेंगे। तो वो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। वो डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, वो रीजन के हिसाब से देखते हैं कि किस रीजन में उनको किस तरह की एडवर्टीजमेंट कर सकती है। अब वो चाहे छोटे एरिया का रीज़न हो या फिर वो बड़े एरिया का रीज़न हो। समझ में आ रहा है। अब लास्ट वाला है जियो सेंट्रिक अप्रोच। जियो सेंट्रिक अप्रोच में मतलब कोई कंपनी प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस करती है तो वो पूरे वर्ल्ड को एक मान के चलती है, यानी वो गुड्स पूरी की पूरी वर्ल्ड में के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर कोई सामान बिकेगा तो किसी देश में जाएगा तो वो उस देश के लिए भी सूटेबल हो, और दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो उस कंट्री के लिए भी सूटेबल हो। मतलब एक प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि वो सारे कंट्रीज़ के लिए वो सूटेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर का देखिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एग्जांपल है इसका, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है जियो सेंट्रिक अप्रोच पे काम करता है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट टूवर्ड मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मतलब बेसिकली यही है कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है ना, उनकी कंपनीज़ के अंदर जॉइंट वेंचर हो और क्या हो, दोनों कंट्रीज़ डेवलप हों अपने कंपनीज़ के थ्रू। ठीक है, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। शिफ्ट टूवर्ड मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। और दोनों कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी में डिपेंड हो जाएं, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि यहाँ की कंपनी दूसरे देश में जाकर बिजनेस करे और दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर बिजनेस करे, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हमारा ये ग्लोबलाइजेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी कंट्री का, क्योंकि जैसे आप देखेंगे हमारी कंट्री में 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मगर 1991 के बाद सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि ग्लोबलाइजेशन करना मैंडेटरी हो गया, जिसकी वजह से अब फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स भी हमारे देश में आके इजीली बिक पाते हैं। आप देख पाएंगे कुछ कंट्रीज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन को नहीं करती, क्योंकि वो सोचती हैं इससे लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल गुड्स को नुकसान होगा, लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, मगर अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है ग्लोबलाइजेशन को ना करने से। ठीक है। अब कह रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज़ टू कंपोनेंट्स। ग्लोबलाइजेशन के दो मेन पार्ट हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, या तो आप मार्केट का ग्लोबलाइजेशन कर दो, और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं इसमें इसका मतलब क्या कह रहा है, इट इम्प्लाइज दैट नेशनल मार्केट्स आर मर्जिंग इनटू वन ह्यूज मार्केट प्लेस। बेसिकली इसका मतलब है कि जो देश की जो मार्केट है वो एक बड़ी मार्केट प्लेस में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, ये सारे के सारे इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट बेचते हैं इन ऑल कंट्रीज़। ठीक है। मैनी कंपनीज डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कई सारी कंपनीज जो है लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से सामान बनाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की मार्केट जो है वो मिक्स हो जाए और सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट हो जाए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि एक जगह से सामान को मंगवाना और दूसरी कंट्री में जाके उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, और फिर तीसरी कंट्री में या फिर कई सारी कंट्रीज़ में उस गुड्स को सेल करना ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। आप समझ रहे हैं। मतलब एक कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवाया और दूसरी कंट्री के लेबर यूज़ हो रहे हैं और तीसरी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद उस सामान को कहीं कई 2 से 3 कंट्री में बेच देना, ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप एग्ज़ाम में ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली आ जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन किस किस फैक्टर्स की वजह से बढ़ सकता है, ग्लोबलाइजेशन किस किस फैक्टर्स की वजह से एनहेंस हो सकता है। सो सबसे पहले बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट का मतलब साइंटिफिक स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर अगर जिस देश के अंदर ज़्यादा होगी उस वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के अंदर चीप लेबर मिलती है और वो भी स्किल्ड और टैलेंटेड लेबर भी मिलते हैं। आप देखेंगे चीप लेबर, सस्ती लेबर मिलती है, वो भी स्किल्ड और
टैलेंटेड लेबर होते हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। वही अमेरिका में चले जाओगे, अगर आपको स्किल्ड लेबर ढूंढने होंगे तो उसकी प्राइस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया एक मैसिव ह्यूज मार्केट बन चुका है ग्लोबलाइजेशन का और इंटरनेशनल बिजनेस का। नेक्स्ट कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। जिस कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के होते हैं वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो हमारे जैसी कंपनीज़ में कई सारी कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जिस देश के अंदर बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता हो उस देश को में भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री के अंदर पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई हो जिससे कि बिज़नेस बढ़े, अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेना चाहता है तो उसे लोन दे दिया जाए ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट करे और बिज़नेस को बढ़ाए। तो अगर पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हो ताकि बिजनेसमैन ग्रोथ हो, उसकी ग्रोथ हो, तो क्या होगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बढ़ोतरी होगी और ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेटिकली होगा। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट है डोमेस्टिक मार्केट। ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट का मतलब, अगर डोमेस्टिक मार्केट को ही बढ़ाएं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बढ़ाएं, डोमेस्टिक कंपनीज़ को बढ़ाएं, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाके सेल करेंगी, फॉरेन कंट्री के अंदर जाके एक्सपोर्ट करेंगी, जिससे एट द लास्ट इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन होगा। अब फिफ्थ नंबर का पॉइंट कह रहा है फॉरेन मार्केट्स। कई सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं मार्केट नीचेस की फॉर्म में। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फॉरेन मार्केट्स को अट्रैक्ट करें ताकि वो हमारी कंट्रीज़ में आएँ, फॉरेन कंपनीज़ हमारी कंट्रीज़ के अंदर आएँ और वो प्रोडक्शन करें। सो ये एक तरीका है ग्लोबलाइजेशन का, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ सकता है। सिक्स नंबर का पॉइंट है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस ना लगा रखे हों, अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप कर रखी हों, तो क्या होगा, उससे एट द एंड ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है, ये फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ सकता है। सो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लेक्चर के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल देखने के लिए थैंक यू।